हम शुरू कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12th का चैप्टर 5th। हम ऑलरेडी इसका फर्स्ट सेशन देख चुके हैं। उसमें हमने ई कम्युनिकेशन का मीनिंग देख लिया था और ईमेल के बारे में देखा था कि ईमेल किस तरीके से लिखना है। अभी हम सेकेंड सेशन में वेरियस टाइप्स ऑफ ई कम्युनिकेशन देख रहे हैं। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई लर्निंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई टेंडरिंग, ई ऑक्शन, ई फाइलिंग, ई बुकिंग, ई स्टैंपिंग एंड ई गवर्नेंस। तो पहले है ई कॉमर्स। सो व्हेन अ प्रोडक्ट इज सोल्ड और परचेज्ड विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम एंड प्लेस विद द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थ्रू द इंटरनेट, इट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स में क्या होना चाहिए? पहले तो इंटरनेट का यूज़ होना ज़रूरी है और सेकेंडली आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करना है। मतलब आपका डेस्कटॉप है, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल फ़ोन है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करना है। और इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करके आपको गुड्स और सर्विसेज का सेल्स और परचेज़ करना है। तो इस तरीके से जब आप गुड्स और सर्विसेज को सेल और परचेज़ करोगे थ्रू इंटरनेट, तो आपको टाइम और प्लेस का कोई भी रिस्ट्रिक्शन या कोई बाधा नहीं रहेगा। इसका मतलब अगर सपोज़ जो परचेज़र है वो रात को 3 बजे भी ऑर्डर कर सकता है, तब दुकान खुला होना, फिज़िकल दुकान खुला होना ज़रूरी नहीं है। आप कभी भी रात को 3 बजे, दोपहर को 12 बजे कभी भी ऑर्डर कर सकते हो अपने घर पे बैठे बैठे। और प्लेस का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब केरला में बैठा इंसान कश्मीर के किसी दुकान से भी कुछ भी ऑर्डर कर सकता है, उसके घर पे केरला में वो डिलीवर हो जाएगा। तो कोई प्लेस का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको वो शॉप तक जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये जो हम करते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, अर्बन कंपनी, इनके थ्रू हम जो ये ट्रांजैक्शंस करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, वो इसमें इंक्लूडेड है। सो इसमें क्या करते हैं बिजनेस यूनिट? दे डिस्प्ले द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय देम और सर्विसेज ऑफर्ड ऑन देयर वेबसाइट। ये क्या करते हैं? इसमें 2 मेथड है। मैंने जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट बोला, वो क्या करते हैं, किसी और ने बनाया है, वो सिर्फ उसको सेल करते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसे शॉप्स होती है जो खुद बनाती है और खुद ही सेल करती है, तो उनके खुद के फिर इंडिविजुअल वेबसाइट्स भी होते हैं। जैसे आप नायका ले लो, शुगर पॉप ले लो, ये सब कैसे होता है, खुद के ब्रांड नेम के अंदर ही सेल करते हैं। इनका खुद का वेबसाइट होता है, खुद का ऐप होता है, तो वो खुद के मैन्युफैक्चर किए हुए चीज़ें भी बेचते हैं। तो या तो आप खुद के मैन्युफैक्चर किए हुए चीज़ें बेचो, या फिर दूसरों के मैन्युफैक्चर किए हुए चीज़ें आप सिर्फ डिलीवरी सर्विस दो, या फिर कोई आप सर्विस दीजिए। जैसे अर्बन कंपनी, आपको प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, आप रात को 3 बजे भी बुक कर लो, उसमें आप अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक कर सकते हो। 3 बजे भी आप बोल सकते हो नेक्स्ट डे 5 बजे आ जाओ, तो वो इंसान जब भी सुबह को उठ के अपना ऐप खोलेगा, उसे पता चल जाएगा 5 बजे मुझे ये स्पेसिफिक जगह पे जाना है। तो ये सेल और परचेज़ कैसे होता है? बाय द वेबसाइट और थ्रू ऐप ऑफ मोबाइल फ़ोन, या फिर टेलीफोन और एसएमएस। तो बहुत से ऐसे सर्विसेज होती है, जैसे अगर आप टेलीविज़न में स्पेसिफिकली इसका आता है होम टीवी 18 या होम 18 समथिंग, ये नाम रहता है। उसमें कैसा है कि कुछ भी बेचते हैं वो लोग। आपने टीवी में देखा भी होगा, इसका एडवर्टाइजमेंट आता है होम टीवी 18 का। तो वो लोग कोई भी प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ करते हैं, मतलब वो आधे घंटे का एक प्रोग्राम रहता है। अगर वो सपोज़ उनको कोई मसाजर एडवर्टाइज़ करना है, तो वो पूरा फ़ायदा बताएंगे कि भाई ये मसाजर बहुत अच्छा है, इसके ये रिव्यूज़ है, ऐसा सब बताएंगे। और फिर कहेंगे कि ये नंबर पे कॉल करो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो। तो आप उसको टेलीफोन के थ्रू कॉल कर सकते हो, या फिर बहुत से केस में आप एसएमएस के थ्रू भी ये सर्विसेज ले सकते हो। और इसके पेमेंट कैसे होते हैं? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, या फिर आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आप घर पे जब सामान आएगा तो हम कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ है? इससे बिज़नेस का स्कोप बढ़ गया है। स्कोप कैसे बढ़ गया? सपोज़ मैंने फ़िज़िकल कोई शॉप है, मेरी सपोज़ कोई स्टेशनरी की शॉप है, तो मेरी स्टेशनरी की शॉप मैंने एक एरिया में लगाई। अभी हो सकता है वहाँ उस एरिया में 10 बच्चे हैं, मेरे पास बहुत ही अच्छे स्टेशनरी है, लेकिन मैं जो एरिया में मैंने अपनी शॉप लगाई है वहाँ पे सिर्फ 10 ही बच्चे हैं। तो वो सिर्फ 10 बच्चे आके ख़रीद के लेके जा रहे हैं। अभी जब मैंने उसको ऑनलाइन डाल दिया, तो ऑनलाइन बहुत से लोग उसको देख पा रहे हैं कि भाई मेरे पास बहुत सारी यूनिक स्टेशनरी आइटम्स है जो दूसरे लोग सेल नहीं कर रहे। तो अभी मेरे पास 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं या 1000 ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा जो बिज़नेस का स्कोप है, बिकॉज़ मैं एक यूनिक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, एक यूनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसलिए मेरा स्कोप है वो बढ़ गया है।
अभी ई कॉमर्स किसके बीच में होता है? बिजनेस टू बिजनेस होता है या फिर बिजनेस टू कस्टमर होता है, कस्टमर टू कस्टमर भी होता है। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है जैसे एक गवर्नमेंट का एक ई कॉमर्स का वेबसाइट है जेम, GEM, जेम है उसका नाम, उसका मैं फुल फॉर्म भूल गई हूँ, बट वो गवर्नमेंट का मार्केट प्लेस है। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट की किसी कंपनी को कुछ ख़रीदना है तो वो वहाँ जेम में जो भी सेलर्स रजिस्टर्ड है ना, उसमें से वो ख़रीदेगा। मतलब अगर सपोज़ किसी ऑफिस को 10 एयर कंडीशनर चाहिए तो वेबसाइट पे जाके वहाँ से 10 एयर कंडीशनर्स खरीदेगा। तो इसमें क्या हुआ, एक एयर कंडीशनर वाले ने अपने जो प्रोडक्ट है वो एक ऑफिस को बेचा, तो एक बिज़नेस ने दूसरे बिज़नेस को अपना प्रोडक्ट बेचा है। सो दिस इज़ B2B। अगर वही एयर कंडीशनर कोई इंडिविजुअल पर्सन ख़रीदता है जिसका खुद का कोई बिज़नेस नहीं है, उसने घर के लिए ख़रीदा है, तो इट इज़ बिजनेस फर्म टू कस्टमर। एंड थर्ड है कस्टमर टू कस्टमर। इसमें आपका एग्जांपल रहेगा जैसे OLX होता है, तो मैंने यूज़ कर लिया, मैं कस्टमर ही थी, इंडिविजुअली हूँ, मैंने यूज़ कर लिया, अभी मैं वो आगे बेचना चाहती हूँ। मैं एक बिज़नेस में सपोज़ यही सेम एयर कंडीशनर है, मैं एयर कंडीशन का बिज़नेस नहीं करती हूँ, बस मेरा यूज़ नहीं है, मैं दूसरी जगह जा रही हूँ, ट्रांसफ़र हो गया है, इसलिए मैं इसको लेके नहीं जा सकती, तो मैं किसी और को देना चाहती हूँ, तो ये कस्टमर टू कस्टमर होगा। नेक्स्ट है ई बैंकिंग। तो ई बैंकिंग में क्या होता है, व्हेन अ कस्टमर इज़ एबल टू ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देन इट इज़ कॉल्ड एज ई बैंकिंग। तो यहाँ पे अगेन आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करना है, आपका लैपटॉप यूज़ कर लो, आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ करके आपको बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें नाम है ई बैंकिंग, लेकिन आप कोई भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जैसे आपने पता होगा मनप्पुरम है, मुथूट है, ये सब लोग क्या सिर्फ छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ये लोग बैंक अकाउंट की तरह उसको अकाउंट नहीं खोलते, बस वो गोल्ड लोन और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो इन लोगों के भी खुद के ऐप होते हैं, तो ये आप ऐप के थ्रू रीपेमेंट कर सकते हो। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है उनके पास से, तो आप लोन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऐप के थ्रू रीपेमेंट कर सकते हो, और फाइनली उसमें फाइनल सेटलमेंट भी आप कर सकते हो। तो वो सब कुछ ये ई बैंकिंग में आएगा। तो आप कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, फंड्स ट्रांसफ़र कर रहे हो, देन इट विल बी इंक्लूडेड इन ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के दूसरे नाम क्या है? इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग। अगर आप उसको इसके साथ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन के साथ कर रहे हो, तो उसको मोबाइल बैंकिंग भी कहा जाता है, मोबाइल बैंकिंग या फिर M बैंकिंग। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो आपका जो भी बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके पास आपको पहले बोलना पड़ेगा कि भाई मैं अपना ई बैंकिंग, मैं अपना ऑनलाइन बैंकिंग शुरू करवाना चाहता हूँ। तो वो आपको ऑनलाइन बैंकिंग के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड देंगे। तो यूजुअली पासवर्ड होगा या फिर पिन होगा, जो 4 डिजिट का पिन रहता है वो रहेगा। सो बैंक आपके सारे डिटेल्स वेरीफाई करेंगे, आपको पिन देंगे, और आप जब भी पिन एंटर करोगे तो फिर आप उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। सो ई बैंकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द कोर बैंकिंग सर्विस ऑफ बैंक। कोर बैंकिंग का मतलब है बेसिक सर्विस है, मतलब ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस नहीं दे रहा है। ये जो बैंकिंग का अभी मतलब एज्यूम्ड ही है कि सभी बैंक को ऑनलाइन बैंकिंग का सर्विस प्रोवाइड तो करना ही है। जिस तरीके से सभी बैंक को बैंक अकाउंट तो खुलवाना ही है, सेविंग्स अकाउंट तो खोलना ही है, करंट अकाउंट तो खोलना ही है, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट खोलना उसका कोर फंक्शन है, उस तरीके से अभी ऑनलाइन बैंकिंग देना भी उसका कोर फंक्शन है। वो एक ऑप्शनल चीज़ नहीं रह गई है, ये एक इनहेरेंट या फिर एक कोर फंक्शन हो गई है। सो ई बैंकिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग। To avail the facility of online banking, the customer has to visit the site of the bank and register oneself. तो आप बैंक का जो वेबसाइट है उस पर भी विज़िट कर सकते हो, या फिर बैंक के ब्रांच में भी विज़िट कर सकते हो, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो और अपने आप को रजिस्टर करवाओ। उसके बाद बैंक सारी डिटेल्स वेरीफाई करेंगे और वो आपको एक यूज़र आईडी, पासवर्ड, पिन, वो सारी चीज़ें देंगे। So after verifying the details, the bank provides the PIN to the customers through which the customers can make online transactions. Okay. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो इसमें क्या होता है, आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज।
So facility of transferring money from one bank to another bank or to another institution through electronic system is called ECS. This facility is available to account holder of the bank. ECS is useful for receiving or paying money. Large institutions take the advantage of ECS to make regular payments such as salary, pension, interest, dividend, etc. Individual customers of the bank use ECS to pay bills such as इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइट बिल, टेलीफोन बिल एक्सेट्रा. मतलब बेसिकली वही है कि आपको जब भी किसी को भी पेमेंट करना हो तो आप ECS का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं. तो इसने जैसे दिया है कि ये सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड इन सब के लिए यूज़ होता है. तो ये कैसे बेसिकली ECS यूज़ होता है कि अगर सपोज़ मुझे सैलरी देना है, मैं एक बिज़नेस हूँ, मुझे सैलरी देना है, मेरे 20 एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैं 20 एम्प्लॉयज़ को, मेरा पहला ऑप्शन है मैं चेक दूँगी और फिर वो एम्प्लॉय जाके चेक जमा करेगा बैंक में. या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं 20 लोगों को अलग अलग ट्रांजैक्शन दूँगी. मतलब एक इंसान को पहले 10,000 ट्रांसफ़र करूँगी, दूसरे को 9,000 ट्रांसफ़र करूँगी, तीसरे को फिर उसका सैलरी ट्रांसफ़र करूँगी. तो उसमें मेरा टाइम बहुत वेस्ट होगा, मुझे आधा दिन लग जाएगा ये सब ट्रांजैक्शन करने में. तो बिजनेसेस क्या करती है, बिजनेसेस सिर्फ एक चेक या फिर एक मैंडेट दे देती है बैंक को. वो क्या करेगी, 20 लोगों का जो नाम है, उनका अकाउंट नंबर है, उसका एक लिस्ट बनाएगी और उसके सामने लिखेगी कि कौन से इंसान को कितना पैसा पे करना है. ये पूरा लिस्ट बना के वो बैंक को दे देगी. और ये 20 लोगों का सपोज़ जो टोटल पेमेंट आता है वो 5,10,000 रुपये है. तो 5,10,000 का सिर्फ वो एक चेक दे देगी, मतलब या फिर एक अथॉरिटी लेटर दे देगी कि आप मेरे अकाउंट में से 5,10,000 ट्रांसफ़र कर सकते हो. वो बैंक को बताएगी. फिर बैंक के जो एम्प्लॉयज़ है वो एक एक ट्रांजैक्शन करेंगे. 5,10,000 के विदिन जितने लोगों को, पहले इंसान को 10,000 देगा, दूसरे को 20,000 देगा, वो पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक के लोग करेंगे. वो बिज़नेस को बैठ के करने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट इज़ ECS. ये किसके लिए यूज़ होता है, जब आपको बल्क में, मतलब बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करने हैं, बल्क में ट्रांजैक्शन करने हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है. तो जैसे डिविडेंड है, आपके लाखों शेयर होल्डर्स हो गए, लाखों शेयर होल्डर्स को आपको 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देना है. तो कोई ऐसा भी शेयर होल्डर होगा जिसके पास सिर्फ एक ही शेयर है, तो आपको ऐसे भी शेयर होल्डर्स को पैसा देना है, 100 रुपये भी देने पड़ेंगे बहुत से लोगों को. तो इतना टाइम आपके पास कहाँ है लाखों ट्रांजैक्शन करने का. तो आप ये सीधा चीज़ आप बैंक को बता देंगे और बैंक अपने सिस्टम में ये डाल देगा और वो बल्क ट्रांसफ़र हो जाएगा. जिसको 100 रुपये डिविडेंड देना है उसको 100 रुपये चला जाएगा, जिसको 10 लाख रुपये डिविडेंड देना है उसको 10 लाख रुपये चला जाएगा. वो सब बैंक ECS के थ्रू करेगा. बिज़नेस को इंडिविजुअली सबको एक एक ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट है RTGS, मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. ये क्या, तुरंत ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं फंड्स. पर इसमें क्या होता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, मतलब ये बल्क ट्रांजैक्शन नहीं है. ये जो सिंगल ट्रांजैक्शन होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को वंस इन अ व्हाइल दे रहा है, उसके लिए ट्रांजैक्शन है. बस उसमें फ़र्क इतना है कि इसमें अमाउंट ज़्यादा होता है. उसमें जैसे ECS में देखा था, अमाउंट 100 रुपये भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है. RTGS में अमाउंट ज़्यादा रहता है. सो इसमें क्या होता है, ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल टू द कस्टमर ऑफ द बैंक टू ट्रांसफ़र अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, मतलब तुरंत ही हो जाता है, और विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. तो शॉर्ट टाइम में या फिर तुरंत ही हो जाता है, उसको कहते हैं RTGS. तो इसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा, एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा और फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि आप किसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो और कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हो. सो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी फिल्ड इन द फॉर्म. अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है. नेम ऑफ़ द अकाउंट होल्डर्स बैंक इन विच अमाउंट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड, मतलब आप जिसको पैसा देना चाहते हो सकता है उसका बैंक अकाउंट कहीं और बैंक में हो, किसी और सिटी में हो, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि कौन सी बैंक है, कौन सी सिटी है, कौन सा ब्रांच है. द अकाउंट नंबर ऑफ़ द अकाउंट होल्डर ऑफ़ द बैंक इन विच अमाउंट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड, और उसका अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड. नेक्स्ट है E-लर्निंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. तो अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं वो E-लर्निंग का ही पार्ट है. सो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करके, इंटरनेट यूज़ करके कोई भी एजुकेशन जब लेते हैं, सो इट इज़ नोन एज E-लर्निंग. और बिकॉज आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ कर रहे हो,
so there is no limitation of time and place. So education imparted obtained outside the classroom through electronic media without limitation of time and place is called e-learning. इसके दूसरे नाम क्या है? ऑनलाइन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इंटरनेट लर्निंग. सो इंटरनेट में आपको कोई भी अगर लेक्चर और वीडियो देख रहे हो तो जैसे यूट्यूब अकेला नहीं है, अनअकैडमी है, यूडेमी है. बीच में मुझे जैसे याद है CA क्लब इंडिया करके एक वेबसाइट है, वो कुछ कोर्सेस ऑफ़र कर रही थी. मुझे ध्यान नहीं है कि वो CA क्लब इंडिया के वेबसाइट पे होता था कि अलग से वेबसाइट होता था. शायद उसके खुद के वेबसाइट पे ही होता था. तो बहुत सही कोर्सेस है. इनफैक्ट मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, प्री स्कूल में है, तो उसके प्री स्कूल के जो प्री स्कूल वालों ने भी एक ऐप बनाया है और वो ऐप में भी ये एजुकेशनल वीडियोस रहते हैं, तो वो भी ई लर्निंग का पार्ट रहेगा. सो इसमें क्या होता है? लेक्चर्स एंड वीडियोस आर अपलोडेड ऑन वेरियस एकेडमिक वेबसाइट. अलग अलग वेबसाइट पे अपलोड होता है. एंड एजुकेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द करिकुलम ऑन मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर. तो आप जो बाकी सारे वीडियोस देखते हो ना, जिसमें आपको जनरल GK जैसे इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो ई लर्निंग में नहीं जाएगा. जब आप पर्टिकुलर एक करिकुलम को फॉलो करके ऑनलाइन देख रहे हो ना, तो वो आपके ई लर्निंग में जाएगा. और एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड ऑनलाइन एंड द रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड ऑनलाइन. तो इसमें ई लर्निंग में एक और फैसिलिटी है कि आप एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ले सकते हैं. तो एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर टेलीकास्ट ऑन टेलीविज़न. तो टेलीविज़न में ज्ञान दर्शन करके एक चैनल आता है जिसमें वो लोग केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये सब जो NCERT के हिसाब से जो होता है वो सिखाते हैं उसमें. सो आपका टेलीविज़न में भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स रहते हैं. नेक्स्ट है, अगर आप ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कुछ भी कर रहे हो तो वो आएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में. जैसे आपका गूगल मीट है, जूम मीटिंग है, ये सब कुछ आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आएगा. सो उसमें क्या होता है? वीडियो आपको दिखता है, विजुअल्स दिखते हैं और साथ में आवाज़ भी सुनाई देता है, तो वो ऑडियो कम्युनिकेशन भी है. ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इज़ कैरिड आउट थ्रू कंप्यूटर और मोबाइल अमंग पीपल सिटिंग एट वेरियस प्लेसेस इज़ कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वेरियस प्लेसेस मतलब सब लोग अपने अपने घर पे बैठे हैं ना, तो सब लोग अलग अलग जगह पे बैठे हैं, लेकिन आप एक कॉमन टाइम पे मिल रहे हैं थ्रू योर कंप्यूटर और योर मोबाइल फ़ोन. ई टेंडरिंग में क्या होता है कि जब भी बिज़नेस को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना होता है, जैसे हम पहले भी हमने देखा था 11th स्टैंडर्ड में भी, कि हमको कोई भी ऑर्डर देना है, हम क्या करते हैं? हम 10 सप्लायर से पहले बात करते हैं, उनसे पूछते हैं तुम्हारा रेट क्या है, तुम्हारा रेट क्या है, तुम्हारा रेट क्या है, और फिर जिसका भी लोवेस्ट कोट होता है, लोवेस्ट कॉस्ट होता है, उसको हम ऑर्डर देते हैं. तो जब बड़ा काम होता है कोई भी, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है, रोड बनाने का काम है, बिल्डिंग बनाने का काम है, तभी भी यही फॉर्मेट फॉलो होता है. तब क्या करते हैं? हम एक एक इंसान से पूछने नहीं जाते, हम न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं कि मेरे पास एक बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम है, इतने माले की बिल्डिंग बनानी है. बहुत ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है एडवर्टाइजमेंट में, सिर्फ ये बता दो ये एरिया में काम है, ये टाइप का काम है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये वाले www ये वेबसाइट पे आप विज़िट कीजिए. तो फिर अगर जो भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं वो उस वेबसाइट में विज़िट करेंगे. वो वेबसाइट पे एक आपको टेंडर फॉर्म रखना है. वो टेंडर फॉर्म में फिर पूरा डिटेल होगा कि भाई कितने माले का बिल्डिंग है, किस टाइप का मटेरियल, वो जो सीमेंट किस क्वालिटी का होना चाहिए, जो आप ब्लॉक्स लगाने वाले हो, ब्रिक्स लगाने वाले हो, वो किस क्वालिटी का होना चाहिए, ऐसा पूरा डिटेल रहेगा उस पर. और उसके बेसिस पे फिर आप पर्सन को बोलते हो कि देखो ये पूरा डिटेल है, 100% क्वालिटी वाइज, टाइम वाइज सब कुछ डिटेल में दिया होता है. लाइक वो 200-300 पेजेस के होते हैं ये टेंडर, जिसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया होता है. और फिर बोलते हैं कि अब आप प्राइस बताओ कि कौन सी चीज़ का आप क्या प्राइस लोगे, और मुझे फाइनल प्राइस बताओ कितने में काम करके दोगे. तो इसको कहते हैं टेंडरिंग. और इसमें एक ये ऑनलाइन ये जो टेंडरिंग होता है, आप उसको बता रहे हो सारे स्पेसिफिकेशन, वो आपका प्राइस कोट कर रहा है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, तो उसको कहते हैं ई टेंडरिंग. जब ये चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, जब वो ऑफलाइन हो रही है तो उसको नॉर्मली टेंडरिंग कहा जाता है, और जब वो ऑनलाइन हो रही है तो उसको ई टेंडरिंग कहा जाएगा. इसके लिए भी गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है, उसका नाम है N-Procure.
तो आप जब भी टेंडरिंग करवा रहे हो ऑनलाइन मेथड के थ्रू, इट इज़ कॉल्ड ई टेंडरिंग। टेंडरिंग में क्या होता है कि जो भी पर्सन आपको सबसे कम कॉस्ट बताएगा उसको आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे। मतलब जिसने सबसे कम पैसा बताया उसको कॉन्ट्रैक्ट दोगे। नेक्स्ट है ई ऑक्शन। ई ऑक्शन में उसका ऑपोजिट होता है, मतलब जो पर्सन सबसे ज़्यादा पैसा बोलेगा उसको आप माल बेचोगे। टेंडरिंग में आपको ख़रीदना है, इसलिए आप लोवेस्ट कॉस्ट को बोलोगे कि भाई मैं आपसे ख़रीदूँगा। ई ऑक्शन में क्या है, आपको बेचना है, तो जो भी हाईएस्ट प्राइस बोलेगा आप उसको बेचोगे। ऑक्शन में जैसे होता है, हम टीवी में और सब में मूवीज़ में तो देखते हैं ना कि पेंटिंग्स बेच रहे हैं, घर नीलाम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी होती है। जैसे बैंक होती है ना, बैंक के पास बहुत सारे हम प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं ना, घर गिरवी होता है, ज़मीन गिरवी होता है, फैक्ट्रीज गिरवी होते हैं। और फिर अगर कोई भी लोन रीपे नहीं करता है तो बैंक जब्त कर लेती है, उनका फैक्ट्री जब्त कर लेती है, ज़मीन जब्त कर लेती है। उसके बाद ये सब चीज़ों की नीलामी होती है, ये सब चीज़ें सेल ऑफ होती है। तो ये सारा प्रोसीजर ऑनलाइन करते हैं वो लोग। वो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज़ का जो डेटा है ना वो ऑनलाइन डाल देते हैं, और फिर वो आपको ये भी बोलते हैं कि अगर आप विज़िट करना चाहते हो तो आपको एक दिन विज़िट करने के लिए मिलेगा, आप कांटेक्ट कीजिए और आप विज़िट कर लो। उसके बाद ये ऑनलाइन चालू होता है कि भाई कौन सबसे ज़्यादा बोली लगा रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसको वो ज़मीन या फैक्ट्री मिल जाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज ई ऑक्शन। नेक्स्ट है ई फाइलिंग। ई फाइलिंग मतलब आपको सबसे कॉमन एग्जांपल तो इनकम टैक्स रिटर्न का ही रहेगा। इनकम टैक्स रिटर्न है या फिर अभी जीएसटी है, जीएसटी के रिटर्न्स है। आपको वो सब चीज़ें जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको गवर्नमेंट को फाइल करनी है, तो आप फिर ई फाइलिंग कर सकते हो। So information required by any organization is filed with related document in prescribed form and uploaded in website। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उस डॉक्यूमेंट को अगर आप अपलोड करते हो वेबसाइट पे तो इट इज़ कॉल्ड ई फाइलिंग। अगर आपसे किसी ने कोई डॉक्यूमेंट मांगे है कि भाई आपका आपका डिग्री सर्टिफिकेट दे दो, एसएससी का सर्टिफिकेट दे दो, एचएससी का सर्टिफिकेट दे दो, अगर आप उसका जेरॉक्स कॉपी निकाल के उस पर्सन को देने जाते हो तो उसको नॉर्मल फाइलिंग कहा जाएगा। अगर आप उसको स्कैन करके उसको उसकी वेबसाइट पे अपलोड करते हो तो फिर उसको ई फाइलिंग कहा जाएगा। तो अब ये मोस्टली जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में जो कंपनीज़ है उनको अपने एनुअल अकाउंट्स और सब भी फाइल करनी होती है। जब भी डायरेक्टर चेंज हो जाता है तब उनको एक फॉर्म फाइल करना होता है। इनकम टैक्स में आपको अपने रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने होते हैं, जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। जो बिजनेसेस होते हैं उनको अपने टीडीएस, वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ के सैलरी में जैसे टैक्स काटते हैं ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसके रिटर्न फाइल करने होते हैं। वो सब कुछ अभी ऑनलाइन ही हो रहा है, वो सब कुछ ई फाइलिंग ही हो रहा है। ई बुकिंग मतलब आप कोई भी चीज़, कोई भी टिकट अगर आप बुक कर लो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करके, इट इज़ कॉल्ड ई बुकिंग। अभी आप किस चीज़ के लिए टिकट बुक करोगे? आप ट्रेन के लिए कर सकते हो, फ्लाइट के लिए, एयरप्लेन के लिए कर सकते हो, आप मूवी जाने के लिए टिकट बुक कर सकते हो, बस के लिए कर सकते हो। तो ये सारी जो टिकट बुकिंग है, अगर आप उसको इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कर रहे हो देन इट विल बिकम ई बुकिंग। ई बुकिंग का दूसरा नाम है ई रिजर्वेशन। और ई बुकिंग में क्या होता है, आपको एसएमएस के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू एक ऑनलाइन मैसेज आएगा और आपका जो टिकट है वो भी आपको फिज़िकल टिकट नहीं आएगा, आपको ऑनलाइन ही आपके मैसेज में या फिर आपके ईमेल में एक ऑनलाइन टिकट रिसीव होगा। फिर आप जाके उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या फिर अभी तो ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप सिर्फ अपने मोबाइल में दिखाओगे तो भी बहुत से जगह पे वो चला लेते हैं। इसका जो पेमेंट होता है, पेमेंट भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर मोबाइल बैंकिंग, इन सब चीज़ों से होता है। इसमें यूजुअली कैश ऑन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कि ऐसा नहीं होता है कि भाई मैंने ट्रेन टिकट बुक कर ली, अब भी मैं जब जाके ट्रेन में बैठूँगा तब पैसे दूँगा, ऐसा नहीं होता है। इसका पैसा तो आपको एडवांस में ही देना पड़ता है, क्योंकि आप ट्रेन में बैठोगे तब आपसे पैसे लेने कौन आएगा। यूजुअली ई बुकिंग में कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता। हाँ, हो सकता है थोड़े सिनेमा ये जो होते हैं मूवीज़ देखने जाते हो तब हो सकता है कि भाई मैं टिकट काउंटर में जाके सीओडी कैश दे दूँगा, समथिंग लाइक दैट, बट
यूजुअली जो टिकट्स होते हैं, एयर टिकट होते हैं, ट्रेन टिकट होते हैं, बस टिकट होते हैं, उसमें कैश ऑन डिलीवरी अलाउड नहीं होता। नेक्स्ट है ई स्टैम्पिंग। स्टैम्पिंग का मतलब है, हम पुराने ज़माने में पहले क्या करते, स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए हमको स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है। तो स्टैम्प ड्यूटी कितनी रहेगी वो आपके ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर सेल करने का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, घर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो उसके लिए एक होता है कि इतने अमाउंट का घर है तो इतने रुपए का स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। अगर आपका कोई नॉर्मल, आप एक अपना विल बना रहे हो कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, तो उसमें भी स्टैम्प ड्यूटी लगता है। अगर आप कोई और लोन डॉक्यूमेंट बना रहे हो कि मुझे किसी के पास से लोन लेना है, तो उस पर भी स्टैम्प ड्यूटी लगता है। तो आप कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हो जो कि आप रजिस्टर करवाना चाहते हो गवर्नमेंट के पास, ठीक है, क्योंकि बहुत से ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं अगर वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है तो ही फिर आपको एक लीगल राइट, एक कानूनी हक मिलता है। तो बहुत सी चीज़ें होती है जो ज़रूरी है रजिस्टर करवाना। तो आप जब भी गवर्नमेंट के पास कुछ भी रजिस्टर करवाने जा रहे हो, वो आपसे स्टैम्प ड्यूटी वसूलेगा। तो एक मेथड उसका, आप जब फिज़िकली करना है तो आप क्या करोगे, स्टैम्प पेपर होता है, तो आपको स्टैम्प पेपर ख़रीदना है। 500 रुपये का स्टैम्प पेपर है, 1000 रुपये का स्टैम्प पेपर है, जो भी है आपको वो स्टैम्प पेपर ख़रीदना है और फिर वो स्टैम्प पेपर पे आपका जो एग्रीमेंट है वो टाइप किया जाता है। अभी ये मेथड है बिकॉज़ ऑनलाइन हो गया है बहुत से ट्रांजैक्शन, तो ई स्टैम्पिंग का भी है। मतलब आप ऑनलाइन उसको 500 रुपये, 1000 रुपये दे दो और सामने वो आपका जो पेपर है, आपका जो डॉक्यूमेंट है, उसमें एक तरीके का बार कोड या फिर एक कोड जैसा लगा देगा एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज ई स्टैम्पिंग। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है या फिर जितने भी काम हैं, आप ये सोचो गवर्नमेंट के क्या ड्यूटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और गवर्नमेंट अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी चीज़ें जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करती है तो उसको आप कहेंगे ई गवर्नेंस। So, government services and related information can be imparted or obtained by any person living in remote areas of the country speedily and transparently in terms of administration through the electronic media. मतलब आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस या फिर कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू लेते हो, तो ये ई गवर्नेंस है। तो ये कौन लोग ले सकते हैं, जो लोग रिमोट एरियाज़ में रहते हैं। जो लोग रिमोट एरियाज़ में नहीं रहते, हम लोग जैसे सिटी में रहते हैं, तो भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। पर इसका मेन बेनिफिट उनको होता है जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जो बार बार किसी ऑफिस का चक्कर नहीं काट सकते हैं। और ये इसका फ़ायदा क्या है कि आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा सारा इन्फॉर्मेशन और सारा सर्विसेज, और ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से मिलेगा। तो ट्रांसपेरेंट तरीके से कैसे मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक पोर्टल है कि कोर्ट केसेस जो होते हैं, हमने कुछ जो कोर्ट केसेस लगाए होते हैं कोर्ट में, तो पहले क्या होता था, कोर्ट, हमारा जो पर्टिकुलर केस है उसका नेक्स्ट हियरिंग का डेट क्या है, वो हमें जाके अपने वकील से पूछना पड़ता था और फिर वकील ढंग से जवाब दे नहीं दे। अभी क्या है कि कोर्ट ने अपना एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, आप उसमें अपना केस नंबर डालो और वो आपको बता देगा कि नेक्स्ट हियरिंग कब है और जो पिछला हियरिंग था वो कब हुआ और वो कौन से स्टेज पे है। कोर्ट केसेस में भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, तो वो कौन से स्टेज पे है वो भी आपको बता देगा। सो एवरीथिंग इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब आपको हर चीज़ का पूरा इन्फॉर्मेशन है, कौन सी चीज़ कौन से स्टेज पे फंसी हुई है वो आपको अच्छी तरह पता है। सिमिलरली आप देखो कि गवर्नमेंट के ड्यूटीज़ क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट का एक मेन ड्यूटी है कि वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। प्रोटेक्शन वो कैसे प्रोवाइड करती है, पुलिस के थ्रू। तो पुलिस ने, आपको जैसे ध्यान हो, बहुत से हेल्पलाइन होते हैं, वो नंबर्स रिलीज़ किए हैं। जैसे वुमेन हेल्पलाइन नंबर होता है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होता है, जैसे आपको ध्यान होगा एम्बुलेंस 108 होता है, वो गवर्नमेंट का मेडिकल सर्विस का एक पार्ट है। वैसे ही वुमेन का या चाइल्ड का, आई डोंट रिमेंबर द हेल्पलाइन, किसी का 1098 है, किसी का 1095 है। तो पर इसमें होता क्या है कि अगर कोई इंसान बहुत रिमोट एरिया में भी फंसा हुआ है और उन्हें इन रिलेटेड किसी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो इमीडिएटली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि अपने मोबाइल से ये हेल्पलाइन में कॉल कर सकता है और जो पुलिस है उनको हेल्प करने के लिए आएगी। तो इसमें जो हमने अभी तक जितने भी पढ़े, ई स्टैम्पिंग है, ई फाइलिंग है, वो सब का यूज़ करके ई गवर्नेंस होता है। जैसे गवर्नमेंट का ड्यूटी है या फिर गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करता है,
गवर्नमेंट का फ़ीस है स्टैम्प ड्यूटी। तो स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करने के लिए क्या अभी फैसिलिटी दी है, ई स्टैम्पिंग फैसिलिटी दी है। तो ई स्टैम्पिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस। ई फाइलिंग है, मतलब आप इनकम टैक्स का रिटर्न भर रहे हो, जीएसटी का रिटर्न भर रहे हो। पहले जो बिजनेसमैन है, पहले जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको फिजिकली जाना पड़ता था, परेशान होना पड़ता था। उसके बाद अगर किसी को रिफ़ंड आता है तो रिफ़ंड का चेक लेने जाना पड़ता था, फिर रिफ़ंड का चेक बैंक में जमा करवाना पड़ता था। अभी रिफ़ंड डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो ई फाइलिंग एक ई गवर्नेंस का पार्ट हो गया। साथ ही बिकॉज़ आपका जो रिफ़ंड है, आपका जो टैक्स पेमेंट है, वो डायरेक्टली बैंकिंग ऑनलाइन हो रहा है, तो ई गवर्नेंस के अंदर ई बैंकिंग का एक कंपोनेंट भी आ गया। सिमिलरली आप जैसे देखो ई टेंडरिंग और सब कुछ है, तो ई टेंडरिंग भी अगर गवर्नमेंट को कोई टेंडर निकालना है तो वो ई टेंडरिंग यूज़ करके टेंडर निकालता है। सो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस, क्योंकि इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं ई टेंडरिंग होने की वजह से, और वही ट्रांसपेरेंसी रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक कॉन्ट्रैक्टर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई, दूसरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ऐसा नहीं होता है। और फिर आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम आपस में कर रहे हैं, कंपनी टू कंपनी कर रही है, या फिर टीचर बच्चों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उन्हें कुछ सिखा रही है, तो वो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आएगा। लेकिन सपोज़ अगर कोई कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपने पंचायत ऑफिस में, दूर दूर जो पंचायत ऑफिस है वहाँ के जो ऑफिसर्स के साथ बात कर रही है, तो वो ई गवर्नेंस का एक पार्ट हो जाएगा। सो ई गवर्नेंस एक बड़ी चीज़ है, एक बहुत ही वाइड स्प्रेड चीज़ है, और ये ऊपर हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े वो सब कुछ थोड़ा बहुत किसी ना किसी फॉर्म में ई गवर्नेंस के अंदर यूज़ होता है। तो इसके साथ हम ये वाला चैप्टर ख़त्म करते हैं। एंड आपको शायद मेरा वॉइस थोड़ा अलग लग रहा होगा, उसके लिए सॉरी, बट मेरा गला ख़राब है, और आपको हो सकता है ई गवर्नेंस का भी वॉइस क्वालिटी थोड़ा चेंज लगे, बिकॉज़ ये वाला जो पार्ट है ई गवर्नेंस वाला वो मैंने अलग से रिकॉर्ड किया था। सो बट इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे प्रेजेंटेशन स्किल्स, और उसके बाद फिर हम सैम्पल लेटर्स और सब देखना शुरू करेंगे। सो